आज हम इस लेक्चर में जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो बीएससी सेकेंड ईयर और एमएससी में देखने को मिलता है। यदि बीएससी सेकेंड ईयर की बात करें तो बीएससी सेकेंड ईयर की एक यूनिट है लिक्विड लिक्विड मिक्सचर और पार्शली मिसिबल लिक्विड, मीन्स द्रव द्रव मिश्रण एवं आंशिक मिश्रणी द्रव। ये जो यूनिट है इस यूनिट का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यानी नस्ट का वितरण नियम। अब जब हम वितरण नियम की बात करते हैं तो उससे पहले हम जब बात करते हैं तो सिस्टम की बात करते हैं। सिस्टम मतलब हम जानते हैं कि तंत्र होता है। तंत्र प्रावस्थाओं के आधार पर, फेजेस के आधार पर, इक्विलिब्रियम के बेसिस पर टू टाइप का होता है। एक तो जो सिस्टम होता है उसको कहा जाता है होमोजेनस सिस्टम और एक जो सिस्टम होता है जिसको कहा जाता है हेटेरोजेनस सिस्टम। यदि हम लोग इसको हिंदी में कहें तो इसको समांगी तंत्र कहा जाता है और एक को विषमांगी तंत्र कहा जाता है। तो तंत्र दो प्रकार के होते हैं, समांगी तंत्र और विषमांगी तंत्र। समांगी तंत्र में तो यानी होमोजेनस सिस्टम में तो जो दोनों फेज होती है वो एक दूसरे में इतनी मिसिबल हो जाती है, इतनी आसानी से मिल जाती है कि जिनको आइडेंटिफाई किया नहीं जा सकता। जैसे कि हमने वाटर के अंदर, पानी के अंदर सॉल्ट यानी नमक डाल दिया या शुगर डाल दिया, तो जब हम सॉल्ट डालते तो इतनी आसानी से घुल जाती है कि उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। यदि हम बात करें हेटेरोजेनस यानी विषमांगी सिस्टम की, तो उदाहरण के लिए हमने पानी के अंदर ऑयल मिला दिया तो दोनों आसानी से डिसॉल्व नहीं होते, घुलते नहीं, तो उसको हेटेरोजेनस सिस्टम यानी विषमांगी तंत्र कह सकते हैं। तो विषमांगी तंत्र यानी कि हेटेरोजेनस जो सिस्टम होते हैं वो इक्विलिब्रियम में यानी कि साम्य अवस्था में दो नियमों पे आधारित होते हैं, दो लॉ पे बेस्ड है। पहला तो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जिसको वितरण नियम कहते हैं, और दूसरा जिसे हम कहते हैं प्रावस्था नियम यानी कि फेज लॉ। तो एक तो प्रावस्था नियम है, एक वितरण नियम है, दोनों के ऊपर बेस्ड है। यदि हम हेटेरोजेनस सिस्टम की बात करें, विषमांगी तंत्र की बात करें, तो जो जिसमें विभिन्न पार्ट्स एक से अधिक प्रावस्थाओं के बने होते हैं, जिसके अंदर अलग अलग भाग में अलग अलग प्रावस्थाएं हो सकती है, उसे हम लोग हेटेरोजेनस सिस्टम कहते हैं। जिसके अंदर प्रावस्थाओं की संख्या ज्यादा होती है, अधिक होती है, उसमें विषमांगी तंत्र हेटेरोजेनस सिस्टम कहा जाता है। अब मैं नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की तरफ चलता हूं। तो नस्ट एक साइंटिस्ट का नाम है और उन्होंने एक वितरण नियम दिया, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिया। अब यह नियम क्या कहता है? उन्होंने कहा कि जब भी हम बात करें किस पर, स्थिर ताप पर, किस पर बात करें, स्थिर ताप पर, यानी कि हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया है, तो स्थिर ताप पर जब कोई ठोस या द्रव दो इमिसिबल द्रवों के साथ में एक दूसरे के साथ में संपर्क में आती है, उनको मिलाया जाता है या उनको हिलाया जाता है या आपस में मिक्स कर दिया जाता है, तो वह लिक्विड या सॉलिड दोनों द्रवों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं यानी कि वितरित हो जाते हैं। हम क्या करें कि स्थिर ताप पर यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब कोई ठोस या द्रव दो अमिश्रणी द्रवों के साथ एक दूसरे के साथ में संपर्क में आ जाए या मिला दिया जाए, यानी कि क्या करें, स्थिर ताप पर जब कोई ठोस या द्रव दो अमिश्रणीय द्रवों इमिसिबल लिक्विड के साथ जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, संपर्क में है, उनको मिलाया जाता है, उनको हिलाया जाता है, तो वह द्रव या ठोस दोनों द्रवों में, दोनों लिक्विड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं यानी कि वितरित हो जाते हैं और शीघ्र ही एक साम्य अवस्था यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन को डेवलप कर लेते हैं। यदि इस प्रकार से वितरित हुए यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हुए या घुलित पदार्थ द्रवों के साथ कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं, जिन दो सब्सटेंस को हम आपस में मिला रहे हैं, जिनका आपस में वितरण हो रहा है, वो एक दूसरे के साथ में कोई रासायनिक अभिक्रिया यानी कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं करेंगे। अब यदि वो केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके मॉलिक्यूल्स में, उनके अणुओं में ना तो कोई वियोजन होगा यानी कि डिसोसिएशन होगा और ना ही कोई एसोसिएशन यानी कि सगुणन होगा।
यानी कि दोनों द्रवों से किसी भी द्रव में ना तो एसोसिएशन होगा ना डिसोसिएशन होगा, ना तो आपस में जुड़ेंगे ना ही अलग होंगे। यानी कि दोनों अमिश्रणीय यानी कि इमिसिबल लिक्विड में उस ठोस या द्रव पदार्थ की सांद्रताओं का अनुपात स्थिर रहता है। यानी कि जो दो अलग अलग सब्सटेंस है उनका जो कंसंट्रेशन है, उनका जो रेशो है वो फिक्स्ड होगा। यह स्थिर अनुपात, यह कांस्टेंट कंडीशन, उस अनुपात जो होता है, जो कांस्टेंट कंडीशन है, वो पदार्थ की अमाउंट यानी उसकी मात्रा के ऊपर डिपेंड नहीं करती। यदि हम मान लें कि हमारे पास में एक द्रव में कंसंट्रेशन सपोज Ca है और दूसरे का कंसंट्रेशन सपोज Cb है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? Ca/Cb = K। तो K कांस्टेंट है जिसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट यानी कि वितरण स्थिरांक या वितरण गुणांक कहते हैं। इसी लॉ को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या वितरण नियम कह सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, दो साइंटिस्ट आए थे, एक तो थे बर्थेलॉट, एक साइंटिस्ट का नाम तो था बर्थेलॉट और दूसरे साइंटिस्ट थे जंगफ्लाई। दो साइंटिस्ट हैं, एक तो बर्थेलॉट और एक जंगफ्लाई। इन्होंने 1872 यानी कि 1872 में इस वितरण नियम के ऊपर बहुत सारा काम किया और उन्होंने अपने प्रयोगों, अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर इसका कैलकुलेशन किया या इसका अध्ययन किया। अब जब इन्होंने इसका अध्ययन या इसकी एनालिसिस करी तो इसकी एनालिसिस करने पर क्या रिजल्ट निकला, उस रिजल्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो K के मान होते हैं वो स्थिर प्राप्त होते हैं यानी कि कांस्टेंट होते हैं। K की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है यानी कि स्थिर होती है। अब ये जो K की वैल्यू है, क्योंकि हमने क्या कहा K क्या कांस्टेंट है, मतलब K की वैल्यू क्या होगी? स्थिर होगी। अब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट को मैं एक टेबल के द्वारा दिखा रहा हूं। आपको टेबल दिखाई दे रही है, ठीक है? इस टेबल में क्या दिखाई दे रहा है? इस जो टेबल दिखाई दे रही है उसमें 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयोडीन और जल तथा कार्बन डाइसल्फाइड का डिस्ट्रीब्यूशन या उनका वितरण है। हमने कहा प्रति 10 सीसी कार्बन डाइसल्फाइड में आयोडीन की मात्रा मिलाई जाती है, जिसको हमने C1 से रिप्रेजेंट किया, और प्रति 10 सीसी H2O में आयोडीन की मात्रा मिलाई जाती है, जिसको हमने C2 से रिप्रेजेंट किया। और इस C1 और C2 का यदि वैल्यू देखें तो आपको वैल्यू दिखाई दे रही है, K की वैल्यू दिखाई दे रही है 424.4, 432.1, 412.5, 410.0, 447। मतलब आप देखेंगे सीरीज 4 की चल रही है, यानी K की वैल्यू क्या हो रही है? कांस्टेंट आ रही है। हमने C1 और C2 को भी चेंज किया तो K की वैल्यू अप्रोक्सीमेट आ रही है, एक जैसी आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। यदि हमने 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सैलिक एसिड और ईथर तथा जल का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया तो उसमें C1 और C2 की जो वैल्यू दिखाई दे रही है उससे C1 और C2 से हमने K का कांस्टेंट निकाला तो 0.112, 0.106, 0.102 और 0.101, यानी सब 0.1 में वैल्यू आ रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि K का जो मान होता है, जो K की वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है, लेकिन स्थिर प्राप्त होती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जल तथा भिन्न भिन्न कार्बनिक सॉल्वेंट में मिलाया जाता है तो उनकी K की वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट यानी कि स्थिर आती है। अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर K को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग K को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अब हम नष्ट के डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बाद में पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ K। हमने भी कहा था कि K की वैल्यू कांस्टेंट होती है, स्थिरांक होती है, C1/C2 = K होता है जो कि स्थिर होता है लेकिन कांस्टेंट होता है। अब इस K को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। पहला जो कारक है वो है तंत्र का तापमान।
पहला क्या है, तंत्र का तापमान, मीन्स टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, या इसको हम लोग लिखें सिस्टम टेम्परेचर। अब जो सिस्टम टेम्परेचर है यानी तंत्र का तापमान है, हम ये कहेंगे कि यदि हम सिस्टम के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें तो क्या होगा, उसके वितरण गुणांक में जो परिवर्तन आएगा, उसके डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट में जो चेंज आएगा, उसे हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग कि सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, वितरण गुणांक में जो परिवर्तन आता है उसे हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट कह सकते हैं। तो पहला तो फैक्टर हो गया हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब हम लोग चल रहे हैं दूसरे फैक्टर की तरफ। दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर जो है वो है विलायक युग्म तथा विलय की प्रकृति, सॉल्वेंट पेयर तथा विलय की प्रकृति, यानी सॉल्वेंट पेयर और नेचर ऑफ सॉल्यूट। ये सेकंड हो गया। तीसरा क्या है, तो ये तो हम लोगों ने यहाँ पर इस जो के की वैल्यूज को प्रभावित करने वाले दो कारक है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम और सॉल्वेंट पेयर और नेचर ऑफ सॉल्यूट। इसके बाद हम आ जाते हैं लिमिटेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वितरण नियम के सीमाबंध। अब इस वितरण नियम की कुछ लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन की बात करते हैं, संपूर्ण जो स्टडी की जा रही है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की, उसमें हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे, यानी तापमान तथा दाब को स्थिर कर देंगे। दूसरी कंडीशन, जो दोनों अमिश्रणीय द्रव है विलय के समरूप होते हैं, उनकी मॉलिक्यूलर स्पीसीज जो होगी वो डिसोशिएट यानी वियोजित, एसोसिएट यानी सगुणित और सॉल्वेटेड अथवा विलायक के नेचर वाली किसी और प्रकार के अणुओं में यह नियम लागू नहीं होता। यानी जब हम दो अलग अलग सब्सटेंस को मिलाएंगे तो या तो उनमें एसोसिएशन होगा या उनमें डिसोसिएशन होगा या आपस में मिल जाएंगे, पर नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में ऐसा नहीं होता। तीसरी कंडीशन है, ये जो लॉ है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो क्या करता है, हम ये कह सकते हैं कि ये जो लॉ होता है वो साम्य अवस्था स्थापित हो जाने पर ही लागू होता है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन को ये फॉलो करता है, साम्य अवस्था इसमें होना चाहिए। यदि हम कहें कि हमारे पास में जो लिक्विड है, यदि द्रवों को विलय का घोल तनु होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए कि जो सॉल्वेंट बनाया जा रहा है और जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलाकर जो सॉल्यूशन बनाया जा रहा है वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो ज्यादा से ज्यादा डाइल्यूट होना चाहिए, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन पर घोल पर जो रूल्स होते हैं उसमें डेविएशन आ जाता है और के का मान जो होता है, के की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट यानी कि स्थिर नहीं हो पाती है। अब क्या होगा, तो मैंने लिखा k इक्वल टू C1/C2 इक्वल टू K1 बाई क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। जबकि यहां पर S1 और S2 क्या है, विलय के दोनों द्रवों की सॉल्युबिलिटी यानी कि विलयता है। ठीक है, तो S1/S2 से K का मान सही प्राप्त नहीं होता है, इसलिए हम C1/C2 को हम लोग लिखते हैं। दोनों द्रव आपस में इमिसिबल होना चाहिए यानी कि अघुलनशील होना चाहिए तथा विलय उपस्थिति उनकी आपस में विलयता को प्रभावित नहीं करना चाहिए, यानी जो सॉल्यूट है वो उनकी सॉल्यूशन के नेचर को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। तो हमने बात करी यहां पर फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ के और लिमिटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये हमारी बात होती है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की। अब वितरण नियम में क्या डेविएशन थे, यानी डेविएशन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। थैंक यू।